चलो भाई स्टार्ट करते हैं, अगली कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट टाइप के वो पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। और कल की क्लास जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कल सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, जो शेप और साइज में चेंज ला देती है किसी भी बॉडी के, किसी भी बॉडी में, ठीक है। शेप और साइज में कोई भी चेंज ला देती है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के साथ हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, बॉडी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिससे कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज, ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेती है, ठीक है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब अगर हम कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स, कोई भी फोर्स उस पर लगा रहे हैं, वो फोर्स उसकी शेप और साइज चेंज कर देती है, और फिर जब हम वो फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो इलास्टिसिटी तो एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को जो भी बॉडीज शो करती हैं उन बॉडीज को परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कल लिखवाई थी कि द बॉडीज विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। इसके बाद हमारी तीसरी चीज क्या आती है, हमने पढ़ा था कल प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी के साथ साथ हमने एक चीज पढ़ी थी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, ठीक है। तो जैसे इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी थी, ऐसे ही यहाँ पे प्लास्टिसिटी भी क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या थी, प्रॉपर्टी। तो प्लास्टिसिटी में क्या है कि ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं किया जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। नोट्स तुमने बना ही लिए होंगे कल की क्लास देख के, ठीक है। अब आ जाओ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो प्लास्टिसिटी शो करती हैं। प्लास्टिसिटी शो करने का मतलब कि वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बस यही है कि ये तो प्रॉपर्टी है, और जो ये प्रॉपर्टी दिखाती है उनको परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। कैसे, मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे यहाँ आपने एक फोर्स लगा दी, तो इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए अंदर ही अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ये जनरेट होंगी, ये भी F के बराबर होंगी। और ये एक बात देखो, ये लग कहाँ रही है, कौन से एरिया फेस पे लग रही है, तो ये फेस जो मैंने येलो कर दिया है इस फेस पे लग रही है, तो ये वाला हम एरिया ले लेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये वाला एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल भी बोलते हैं, प्रेशर में पढ़ा होगा, ठीक है। डायमेंशन हमने क्या निकाली थी, फोर्स की क्या होती है, mlt-2, और ये कि l-2 हो जाएगी ऊपर जाके। तो डायमेंशन आ गई थी ml-1 t-2। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। इसके बाद आ जाओ, हमने स्ट्रेस पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फटाफट से एक एक करके पढ़ते हैं, कहाँ गया पॉइंटर, हो रहा। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी टेंसाइल, दूसरी पढ़ी थी हमने कंप्रेसिव, तीसरी पढ़ी थी हमने हाइड्रोस्टैटिक, और चौथी कौन सी पढ़ी थी हमने, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल या शेयर, ठीक है। एक एक करके बहुत जल्दी से इसको समझते चलते हैं।
सबसे पहले टेंसाइल क्या होती है कि डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। मान लो एक रॉड है या एक बार है, जो भी चीज़ है, एक मिनट, तो हमने इस पे फोर्स लगा दी है। ये जो एरो से है ना, मैं इसकी फोर्स दिखा रहा हूँ, दोबारा बना दूँ। मान लो ये कोई बार है, एक फोर्स तुमने इधर से लगाई, एक फोर्स इधर से लगाई। टेंसाइल मतलब टेंशन, टेंशन दे रहे हो उसको, तो इस तरह से अगर फोर्स लगाओगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है लेंथ तो बढ़ जाएगी। तो ये लेंथ बढ़ गई किस डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक है। कंप्रेसिव में क्या होता है? कंप्रेसिव में वही कंप्रेशन, तो कंप्रेस करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे लेंथ डिक्रीज करती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तीसरा आता है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक में देखो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक में जो यूनिफॉर्म फोर्स लगती है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से एक यूनिफॉर्म फोर्स लगती है। और इसका एग्जांपल क्या होगा? मान लो एक बकेट है, पानी से भरी हुई है, इसमें मैं कोई बॉडी डाल दूं, तो इस बॉडी के ऊपर है ना वाटर की यूनिफॉर्म फोर्स लग जाएगी हर डायरेक्शन से। ये लगी, ये रही, ये और ये। ठीक है। फिर लास्ट आती है आपकी टेंजेंशियल। मान लो कि ये कोई ब्लॉक है जो नीचे से फिक्स है, और मैं यहाँ से अलोंग द टेंजेंट इसको एक फोर्स दे दूँ, तो ये क्या होगा? टेढ़ा होने की कोशिश करेगा कुछ इस प्रकार से, और थीटा एंगल से टेढ़ा हो गया। तो ये होती है टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद पढ़ी थी हमने स्ट्रेन। ठीक है, हमने पढ़ी थी स्ट्रेन। स्ट्रेन हमने क्या पढ़ी थी? स्ट्रेन क्या होती है भाई? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है। तो ऊपर भी सेम डायमेंशन है, नीचे भी सेम डायमेंशन है, तो ये यूनिट लेस हो गई। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, जल्दी जल्दी से इसकी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी क्या पढ़ी थी हमने? वॉल्यूमेट्रिक। तीसरी क्या पढ़ी थी हमने? टेंजेंशियल। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और टेंजेंशियल में यही, जैसे हमने ऊपर ये थीटा एंगल से टेढ़ा हो गया है ना, तो यही थीटा एंगल जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, या थीटा बोल दो या टेन थीटा बोल दो, ये तुम्हारी टेंजेंशियल हो जाती है। ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट क्या पढ़ा था? हुक्स लॉ पढ़ा था। तो हुक्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने कि विद इन इलास्टिक लिमिट, एक मिनट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा ई स्ट्रेन। तो ई बराबर हो गया हमारा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो इस ई को क्या बोल देते हैं हम? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। तो ई की यूनिट क्या हो जाएगी भाई? देखो ई की यूनिट हो जाएगी, स्ट्रेस की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन की क्या होती है? स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो ई की भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन भी ml-1 t-2 सेम एज स्ट्रेस। यहाँ तक कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि टाइप्स हैं उसके। एक मिनट। कुछ लो तक हमने पढ़ लिया था। अब हेडिंग डाल लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, जिसको हम y से डिनोट करते हैं। ठीक है। दूसरा बल्क्स मॉडुलस,
यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करेंगे। तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं और इसको हम शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस क्या होता है? y बराबर रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, ये डेफिनेशन बन जाएगी कि यंग्स मॉडुलस इट इज अ रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखो, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लेंथ की बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ की बात कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ भी बोल देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसे देखो, मान लो कि ये एक रॉड है जो कि फिक्स है दीवार में या कहीं भी ऊपर। हमने क्या करा, इसको एक फोर्स दी है, इस पर एक फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक एक्सटेंशन आ जाएगा, ये खिंच जाएगी नीचे ऐसे करके, और ये हमने एक्सटेंशन बोल दिया कि इसमें डेल्टा एल आया है, और ओरिजिनली इसकी लेंथ जो थी एल थी, और फोर्स इस पर हमने एफ लगाई है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये है इसका ए बोल दिया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस एफ एल बाई ए डेल्टा एल आ गया। अच्छा, अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है, तो एफ बाई एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एल ओवर डेल्टा एल, ये यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स क्या है? यूनिट अभी मैंने पहले जरा देखो बताया भी था कि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन, डायमेंशन भी स्ट्रेस की तरह सेम हो जाएगी, ml-1 t-2। ठीक है, यहाँ से एक और डेफिनेशन बन सकती है, कैसे देखो, अगर अगर मैं बोलूँ कि लेंथ जो है 1 मीटर है, एरिया भी मैं बोलूँ कि 1 मीटर स्क्वायर है, और फोर्स जो है, एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस कर रही है वो भी 1 मीटर का है, तो यहाँ से वैल्यू जब तुम रखोगे तो यंग्स मॉडुलस जो है फोर्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक डेफिनेशन क्या बनती है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखना है इसको, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द फोर्स required to extend a wire, to extend a wire of, कैस लेंथ कितनी है, ऑफ यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ है तो यूनिट लेंथ, ठीक है, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, बाई यूनिट अमाउंट। ठीक है, ये लिख लेना। तो यंग्स मॉडुलस बराबर हो गया फोर्स के, कब, जब ये फोर्स 1 मीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस करे 1 मीटर के वायर में जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर हो। ठीक है, दोबारा मैं ही लिख देता हूँ, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड a wire of unit length and unit area of cross section, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई यूनिट लेंथ। ठीक है, 1 मीटर का वायर, 1 मीटर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ठीक है, 1 मीटर की लेंथ में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करे वो फोर्स हो जाती है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, या पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड अभी तक जितना हमने पढ़ा है, तो इससे ही आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो छोड़ के जाने की गलती मत करना है इस चैप्टर में। और जो मैं आज ये पढ़ा रहा हूँ, जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे अभी मैंने यंग्स मॉडुलस की बात कर ली है, तो ये सब पढ़ के जाना पेपर में, इनके आने के सबसे ज़्यादा चांस है इस चैप्टर से। तो देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर, यानी कि डक्टाइल मटेरियल के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींच रहे हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। किसके लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं? विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसमें तुम्हें करना क्या है, बस ये ग्राफ रट लो। ग्राफ रट लिया तो तुम्हें ये लैंग्वेज है ना, यही लिखनी है, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, देखो अब हम ग्राफ को देखते चलेंगे। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है, ओ से लेके पहले ए तक हुक्स लॉ ओबे होता है। हुक्स लॉ ओबे होता है मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ए पॉइंट कौन सा है? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ओ से लेके ए तक क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और हुक्स लॉ इज ओबेड, ये लिखा। इट इज द रीजन इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट ओबेज हुक्स लॉ। यहाँ क्या हो रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता था? ई आता था। तो ई बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यहाँ से हमें ये चीज़ भी मिलती है। तो यही बात यहाँ लिखी है। इन दिस लिमिट द स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो गिव्स अस अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो कि हम बोलते हैं ई, जिसे हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर बी क्या है? इलास्टिक लिमिट। अब ए से बी तक क्या होता है कि स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन तो बढ़ रही है, ठीक है, पर क्या ये हुक्स लॉ ओबे कर रहा है? नहीं, ए से बी तक हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है। अब पढ़ लेते हैं। इट इज द पॉइंट इन द ग्राफ अप टू विच द मटेरियल रिटेन्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन द लोड एक्टिंग ऑन इट कंप्लीटली रिमूव्ड। क्या बताया कि ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में क्या होगा कि बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। ठीक है, जैसे ही हम बी के आगे जाएंगे बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगी। तो यहाँ का मेन जो सार क्या निकल के आता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, पर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज रीगेन कर लेगी। ठीक है, और हमने पढ़ा भी था इलास्टिक लिमिट हमने पढ़ा था पहली क्लास में। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? जहाँ तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी दो बात ये निकल के आई कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगी। शायद मैंने स्टार्टिंग में भी गलत बोल दिया था, उल्टा बोल दिया था, पर ये बातें ठीक है। ठीक है, ये जो मैंने दो लिखी हैं बातें, यहाँ पे ये सार निकल के आया। ठीक है, ये समरी निकल के आई। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ कि ए से बी तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, ठीक है, पर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेगी जब हम फोर्स हटाएंगे। बी पॉइंट के बाद बॉडी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगी, प्लास्टिक बिहेवियर दिखाना शुरू कर देगी। प्लास्टिक बिहेवियर बोले तो जब बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करती है। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, अब आ जाओ सी पे। बी तक हमने देख लिया।
सी क्या है? सी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, द यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द मटेरियल starts to deform plastically. After the yield point is passed, permanent plastic deformation occurs. There are two yield points, upper yield point and lower yield point. तुम बस सी yield point ध्यान रखो, ठीक है, yield point ध्यान रखो। अब क्या होता है, इस yield point सी के बाद क्या होता है, अगर हम थोड़ी सी भी देखो स्ट्रेस लगाएं, थोड़ी सी भी स्ट्रेस दे रहे हैं, थोड़ा सा भी ऊपर, तो स्ट्रेन देखो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। इस साइड ग्राफ पे देखो कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, मतलब कि थोड़ी सी हम स्ट्रेस या थोड़ी सी फोर्स लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही चेंज आ रहा है लेंथ में, या स्ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। स्ट्रेन के अब का मतलब क्या बताया था, डायमेंशन का चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो मतलब बी पॉइंट के बाद अगर हम थोड़ी सी भी फोर्स लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डायमेंशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम और स्ट्रेस लगाते चले जाएं, देखो सी के बाद क्या है, हमने थोड़ी सी, देखो ये ग्राफ जो है ना ऊपर ज़्यादा, ऊपर तो बहुत कम ही बढ़ रहा है, ऊपर कम बढ़ रहा है, पर थोड़ा सा ही हम ऊपर बढ़ा रहे हैं तो क्या है, ये स्ट्रेन देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी जल्दी से जा रहा है ना। तो यहाँ से क्या है, अब थोड़ी सी फोर्स देते ही बहुत ज़्यादा डायमेंशन में चेंज आ रहा है, और डी पॉइंट एकदम से ऐसा आ जाता है जहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसको डी को नहीं, सॉरी, ब्रेकिंग स्ट्रेस हटा दो इस कर्व से, सीधे ई पे आओ, सी के बाद इसको डी पॉइंट कर लो, यहाँ डी पॉइंट कर लो। तो सी से क्या है, हम फोर्स थोड़ी बढ़ाएंगे, थोड़ी फोर्स बढ़ाने पे ही बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ रहा है, और अल्टीमेटली ये डी पे फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर बोले तो कोई, अगर मैं वायर की बात कर रहा था तो वायर पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो वो सी पॉइंट के बाद पहले तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा और अल्टीमेटली डी पे आके वो फ्रैक्चर कर जाएगा। तो ये था, ठीक है। तो एक काम करना, ये सब मत लिखना, ये जो पीछे भी लिखा है बस तुम अभी इसका कर्व बनाओ, बाकी मैं नोट्स में दे दूंगा इसको लिखना कैसे है, ठीक है। अब एक बार मैं तुम्हें अपने हाथ से बना के दिखाता हूँ। ये तो हो गया, ये तो हो गया बना बनाया। चलो, यहाँ आ गई स्ट्रेस, यहाँ आ गई स्ट्रेन। तो ये जो हम कर्व पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, डक्टाइल मटेरियल के। ये तो अपने माइंड में इसको पढ़ते वक्त एक वायर को इमेजिन करके रखना, ठीक है। चलो, सबसे पहले ये लगभग स्ट्रेट लाइन हो गई ओ से लेके ए तक। तो मैं लिखता चला हूँ साथ के साथ, ओ से ए तक क्या है, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है तो स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है। और हम इस ए पॉइंट को क्या बोलते हैं, ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक। अब ए से क्या होता है फिर, और अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे तो कर्व थोड़ा, ये कर्व सा हो जाए, बन जाएगा थोड़ा, और ये पॉइंट आ जाएगा बी। इस बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अब ए से बी क्या होता है, ए से बी जो है हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, मतलब कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है स्ट्रेन के वो नहीं होती है। पर क्योंकि बी क्या है, इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या है, ओरिजिनल शेप और साइज, ओरिजिनल शेप साइज रीगेन हो जाती है, ओरिजिनल शेप साइज रीगेन हो जाती है। अब बी पॉइंट के बाद
बी पॉइंट के बाद क्या है, प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है। बी पॉइंट के बाद प्लास्टिक बिहेवियर थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो बी के बाद क्या हो रहा है कि थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ाते ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो लिख दो कि बियॉन्ड बी क्या हो रहा है कि स्ट्रेन इंक्रीज मोर रैपिडली। अब इसको मैं 2 बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन इंक्रीज इज मोर रैपिडली, मोर रैपिडली। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है सी। अगर बी के बाद हम क्या नाम है फोर्स लगा रहे हैं, उसके बाद हम फोर्स रिमूव करते हैं, तो क्या है जो वायर है हमारा अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आएगा, ओरिजिनल लेंथ में नहीं आएगा, और वो क्या कर देगा, वो ये वाला पाथ ट्रेस कर देगा। ठीक है, कर्व अब ऐसे बन जाएगा। अगर मैं बी के बाद कोई भी फोर्स लगा रहा हूँ वायर के ऊपर और वो फोर्स रिमूव कर रहा हूँ, तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आएगा, मतलब कि ये कर्व फॉलो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, ऐसे करके एक कर्व ऐसा बना देगा। ठीक है, और ये यहाँ पे जो चेंज आया है लेस देन 1% का डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, अब सी के बाद बिल्कुल प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाएगा। ये जो है यहाँ से प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाएगा। प्लास्टिक बिहेवियर बोले तो कि फोर्स हटाने के बाद रिमूवल ऑफ फोर्स क्या है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता है। ठीक है, अब तुम देखो सी पॉइंट के बाद थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन में कितना चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, और अल्टीमेटली डी पे जाके वो फ्रैक्चर कर जाता है। फ्रैक्चर मतलब वायर की बात करें तो वायर टूट जाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन का। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के लिए देखो सिंपल सा है। ब्रिटल मटेरियल सबसे पहले तो कौन से होते हैं, ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जो कि ब्रेक कर जाते हैं, इजीली ब्रेक कर जाते हैं। और मैं अगर यहाँ इस चैप्टर की लैंग्वेज में बोल दूँ कि द मटेरियल विच है वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं आता, ज़्यादा लोड लगाओगे तो वो ब्रेक कर जाएंगे। ब्रिटल मटेरियल कौन सा होता है, विच ब्रेक्स ऑन अप्लाइंग फोर्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ द मटेरियल विच हैव very small range of plastic extension। तो ये इसका स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। अब देखो ओ से लेके ए तक, ये इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, तो ए क्या हो जाएगी, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और ये मैं बी बोल देता हूँ, बी क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। तो देखो अब फर्क देखो, तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे ओ से ए तक ठीक है, फिर क्या रहा है, सीधे ब्रेक हो रहा है उसमें, किसमें, ब्रिटल मटेरियल में। और डक्टाइल में क्या हो रहा है, देखो स्ट्रेस बढ़ रही है, एक्सटेंशन आया जा रहा है, एक्सटेंशन आया जा रहा है, एक्सटेंशन आया जा रहा है, काफ़ी देर बाद वो फ्रैक्चर पॉइंट आ रहा है, और इसमें देखो तुरंत ही फ्रैक्चर पॉइंट आ गया है। तो ये इसमें फ़र्क है स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व में। ठीक है, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट तो सबसे ज़्यादा यही है। इसकी थ्योरी मैं तुमको दे दूंगा नोट्स में, मुद्दा समझाने का था जो कि तुम्हें समझ में आया होगा, ये बाय हैंड समझा दिया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आए तो लिख देना। अब एक इलास्टोमर्स करके आज का लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं, बाकी करेंगे फिर अगली क्लास में। 2 कांस्टेंट रह जाएंगे तुम्हारे, बल्क मॉडुलस
और shear मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो भी रह जाएगी। बस एक क्लास हो रहा है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट है आज का इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होता है? ठीक है, इलास्टोमर्स वो होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो कि इलास्टिकली स्ट्रेच किए जा सकते हैं लार्ज वैल्यू तक, लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। जैसे रबड़, रबड़ को क्या कर सकते हैं, उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है, उस ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले कई गुना तक हम उसको एक्सटेंड स्ट्रेच कर सकते हैं। एक इलास्टोमर्स का एग्जांपल हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी? द मटेरियल which can be elastically stretched to large value of strain, to large values of strain। ठीक है, और इसका कर्व कैसा बन जाता है? कुछ इस टाइप से इसका कर्व बन जाएगा, स्ट्रेस और ये स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। इसका एग्जांपल लिख लेना, रबड़। कुछ ना समझ आए तो मुझे पर्सनल मैसेज या जो भी है ग्रुप में लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो लिख देना। इसको ख़त्म करते हैं।